बच्चों, अब हम देखते हैं तापमान के पैमाने, यानी तापमान मापने के 3 प्रचलित पैमाना है। एक है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट जो है वो देखिए एफ़ जो है एफ़ है वो फ़ारेनहाइट है, और इस फ़ारेनहाइट में जो न्यूनतम बिंदु है वो 32 है और अधिकतम जो बिंदु है 212 फ़ारेनहाइट है। दूसरा बच्चों सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना है सी से है ना, इसको डिनोट करते हैं, और इसका जो न्यूनतम बिंदु है ना, वो 0 डिग्री है, और अधिकतम जो बिंदु है बच्चों वो 100 जो है सेंटीग्रेड है ना, सेंटीग्रेड। यानी इसको 100 भाग में इसको बांटा जाता है। तीसरा जो पैमाना है बच्चों केल्विन है। इसका जो न्यूनतम बिंदु है वो 273 है और अधिकतम बिंदु 373, इसको भी 100 जो है भाग में बांटा गया है। तो फ़ारेनहाइट में सामान्य दाब पर पानी की उच्चतम ताप वह तापमान जिस पर पानी भाप में परिवर्तित होता है ना, इसको बोलते हैं उच्चतम। 212 फ़ारेनहाइट होता है ना। ये देखिए 212 जो है ना, ये पानी की उच्चतम ताप मानी पानी कब उच्च ताप माना जाएगा, जब भाप में वो परिवर्तित होने लगता है। देखे होंगे आप लोग, जब पानी गर्म होता है ना, तो धीरे धीरे उसमें धुआं जो है, धुआं टाइप का जो है उठता है, तो वो भाप में परिवर्तन होना कहलाता है। पानी की जो न्यूनतम है, अर्थात वह तापमान जिस पर पानी जमकर बर्फ़ बन जाता है, वो 32 फ़ारेनहाइट है। यानी जो न्यूनतम है वो 32 है इसका, और अधिकतम जो बिंदु है वो 212 है। फ़ारेनहाइट के न्यूनतम और उच्चतम ताप को समान अंतराल में 180 भागों में बांटा है। बच्चों फ़ारेनहाइट को जो है 180 भाग में, केल्विन और सेल्सियस को जो है 100 भाग में विभाजित किया हुआ है। इस प्रकार सेल्सियस पैमाने में पानी की उच्चतम ताप को 100 सेंटीग्रेड और पानी की न्यूनतम ताप को 0 डिग्री सेल्सियस पर अंकित किया जाता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस में पानी जो है बर्फ़ में परिवर्तन होता है, और 100 डिग्री में पानी जो है द्रव से जो है भाप में परिवर्तन होने लगता है, उसको उच्चतम बिंदु कहा जाता है। इसमें न्यूनतम और उच्चतम ताप के बीच के अंतराल को 100 जो है समान भागों में विभाजित किया है। तापमान पैमाने में संबंध निम्नानुसार है। यानी संबंध मतलब एक पैमाना को दूसरे पैमाना में यदि हमको बदलना है बच्चों, तो ये जो सूत्र है उसको आपको ये करना है। जैसे प्रथम पैमाना वो हो जाएगा जिसका टेम्परेचर को है ना बदलना है, और जिसमें बदलना है वो द्वितीय पैमाना हो जाएगा। जैसे मान लो 100 सेंटीग्रेड है ना है, उसको हमको यदि फ़ारेनहाइट में बताना है, तो प्रथम पैमाना जो है सेंटीग्रेड हो जाएगा जिसको बदलना है, और जिस पैमाने में बदलना है सेंटीग्रेड से जिस पैमाने में बदलना है, मान लो फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो फ़ारेनहाइट जो है दूसरा पैमाना हो जाएगा। तो उसमें सूत्र क्या रहेगा, तापमान जैसे मैं 100 डिग्री सेल्सियस की बात की है ना, तो तापमान पैमाना मतलब सी आ जाएगा यहाँ पे है ना, सी यानी सेंटीग्रेड में परिवर्तन। उसका न्यूनतम बिंदु हो जाएगा 0, उच्चतम बिंदु हो जाएगा 100 और न्यूनतम बिंदु हो जाएगा 0। यानी सी माइनस, जैसे यहाँ पे उदाहरण में बताया गया है, जैसे इसमें देखिए डॉक्टर द्वारा सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, इसको सेल्सियस पैमाना हमको बदलना है। तो देखिए जो दिया हुआ है ना, जिसको बदलना है 98.6 फ़ारेनहाइट को बदलना है, तो ये प्रथम पैमाना हो जाएगा, और सेल्सियस में बदलना है ना, तो वो द्वितीय पैमाना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तापमान पैमाना यानी एफ़ हो जाएगा, फ़ारेनहाइट को बदलना है हमको तो एफ़ लिखा है उसकी जगह, और फ़ारेनहाइट का जो न्यूनतम होता है वो 32 होता है ना। उसके बाद है ना यहाँ पे देखिए सूत्र में क्या है, बट्टा है ना भाग उच्चतम बिंदु, यानी फ़ारेनहाइट का जो उच्चतम बिंदु होता है बच्चों कितना होता है 212, न्यूनतम बिंदु 32 बराबर द्वितीय पैमाना। तो द्वितीय पैमाना क्या हो जाएगा, तो द्वितीय पैमाना हो जाएगा जिसमें बदलना है, यानी फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। तो तापमान सी यानी सेंटीग्रेड माइनस न्यूनतम बिंदु, यानी सेंटीग्रेड का जो न्यूनतम बिंदु है देखिए यहाँ पे है ना 0 होता है। फिर उच्चतम बिंदु जो है इसका 100 होता है, तो 100 माइनस उच्चतम बिंदु यानी 100 माइनस न्यूनतम बिंदु यानी 0। ठीक है, तो इस प्रकार जो हम इसमें बदल सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए सी में 0 गया है ना, इसमें 0 0 कट गया आपका, है ना। फिर इसको क्या किए, इसमें 212 में जो है हमने 32 घटा दिया, तो हमारे पास कितना बचा, 180। ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो है इधर आके जो है गुना भाग में है तो गुना हो जाएगा, है ना। और दोनों को काटेंगे 100 इसको, तो ये 9 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। फिर सी को ज्ञात करना है, तो सी यहीं रह जाएगा, 5 जो है इधर आके गुना में हो जाएगा, देखिए, है ना। ये भाग में इसी के साथ इधर आके गुना में हो गया। अब 5/9, 5/9, है ना। अब यहाँ पे भाग होगा। ठीक है। तो ये फ़ारेनहाइट हमको कितना दिया है मान, 98.6 दिया है, तो इसका मान रख देंगे। और इसना में 98.6 माइनस 32 करेंगे तो 66.6 आएगा। फिर इसको, है ना, हल करने पर 37 सेंटीग्रेड, है ना, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट जो है सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यही जो है मनुष्य का सामान्य जो है तापमान होता है। इस प्रकार जो है आप केल्विन को फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट को केल्विन में, या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, या सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं। सूत्र जो है आपको याद होना चाहिए। अब सोचना है, यदि किसी पदार्थ का तापमान T है तो क्या उस पदार्थ के 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। उसके तापमान कभी आधा आधा होकर दोनों भागों में बराबर बढ़ जाएगा। इस प्रकार यदि किसी पदार्थ की 2 मात्राओं का तापमान T है तो क्या दोनों मात्राओं को मिलाकर उसका तापमान भी जोड़कर दोगुना हो जाएगा। तो इसको हम जो है चर्चा करते हैं, है ना। यानी बच्चों जैसे एक 2 बोतल है ना, मैं समझा देता हूँ आप लोग को। 2 बोतल है, उसमें आधा आधा जो है पानी भरा हुआ है। तो एक में जो है मान लो 50 सेंटीग्रेड है ना, एक पानी का तापमान, दूसरे का 10 सेंटीग्रेड है। तो क्या दोनों को, है ना, मिला देने से, है ना, दोनों का जो तापमान है वो बराबर बराबर हो जाएगा क्या, ये इसका कहने का मतलब है। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप जो है करते हैं। अब ऊष्मा, है ना, ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। यदि ऊष्मा यानी होता हीट, यदि ठंडे पानी के बर्तन में गर्म पानी का छोटा सा बर्तन रख दिया जाए, है ना, तो हम पाएंगे कि जल्द ही गर्म पानी ठंडा और ठंडा पानी थोड़ा गर्म जो है हो जाता है ना। आप लोग देखे होंगे, जैसे गर्म पानी है इसको ठंडा करना है, ज़्यादा गर्म हो गया तो, या चाय है ज़्यादा गर्म हो गया तो ठंडा करना, तो क्या करते हैं हम लोग, उसको ठंडे पानी में जो है थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तो ठंडा पानी धीरे 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 थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, और जो चाय है या गर्म पानी है ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो थोड़े समय बाद दोनों बर्तनों में पानी का जो तापमान है समान हो जाता है। अपने दैनिक जीवन में भी आप कई बार यह अनुभव किए होंगे। खाने को सड़ने से बचाने के लिए खाने के बर्तन को ठंडे पानी के बर्तन में रख देते हैं। जब 2 वस्तुएं जिसका तापमान अलग अलग हो संपर्क में आता है तो उसका तापमान घट बढ़कर एक दूसरे के समान हो जाता है। ठीक है। जैसे एक बोतल में मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक बोतल में जो है पानी 50 सेंटीग्रेड पर है, दूसरा बोतल में मान लो 10 है बच्चों, है ना। तो दोनों को यदि हम एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, है ना, धातु में रखा हुआ है पानी, तो 50 जो है धीरे धीरे, है ना, वो घटते जाएगा, और 10 सेंटीग्रेड जो पानी होता है ना, वो उसका ताप धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और जब तक जो है घटे बढ़ेगा, जब तक दोनों का जो ताप है वो समान नहीं हो जाता है। यह आपने देखा ही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह क्यों और किस कारण होता है। तो वस्तु के तापमान बढ़ने या घटने के पीछे क्या कारण है। पहले ऐसा माना जाता था कि जब दो विभिन्न तापमान वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है तो एक तरल अदृश्य पदार्थ का आदान प्रदान होता है, ऐसा माना जाता था, है ना, कि ये तरल पदार्थ होता है जो अदृश्य में दिखता नहीं है ना। अदृश्य मतलब नहीं दिखता है। ऐसे तरल पदार्थ एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होता है ना। ऐसा जो है मान कर चलते थे, तभी वो गर्म वस्तु ठंडी और ठंडी वस्तु गर्म हो जाता है। गर्म वस्तु में इस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जबकि ठंडी वस्तु में कम होता है। क्या चीज़, तरल पदार्थ। अतः यह पदार्थ गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर तब तक प्रवाह होता है जब तक इस दोनों का स्तर समान न हो जाए। इस तरल पदार्थ को कैलोरिक ने कहा जाता है। इस तरल पदार्थ को कैलोरिक कहा जाता है।
कैलोरी की मात्रा बढ़ने पर तापमान की मात्रा बढ़ जाता है, ऐसा माना जाता था, है ना। लेकिन ये गलत साबित हुआ, है ना। ये भ्रम था। और ये भ्रम कैसे टूटा देखिए। बेंजामिन थॉमसन 1753 से 1814, जिन्हें बाद में, है ना, काउंट रमफोर्ड के नाम से जाना जाता, यह जाने वाले वैज्ञानिक व कुशल युद्ध विशेषज्ञ था। उस समय तोपों की नलियों में सुराख करने के लिए एक विशेष किस्म की धातु काटने वाला यंत्र लगी हुई मशीन का इस्तेमाल करते थे। किस लिए? नलियों में सुराख करने के लिए। तो इस खास किस्म के जो कटर्स होते थे को अश्व शक्ति से घुमाया जाता था। अश्व शक्ति नहीं, जो दाब है ना उसका, ये ताप का क्या है, ये मात्रक है ना, अश्व शक्ति। तोपों में छेद करते समय नली जल्द ही गर्म हो जाती थी। कैलोरी के सिद्धांत के अनुसार तोपों की नलियों में भरी कैलोरी का तोपों में छेद करने का रिसाव होने लगता है और इस कारण नली गर्म हो जाती है ना। जो कैलोरी का सिद्धांत है क्या कहता था कि ये अदृश्य पदार्थ होता है, गर्म में ज़्यादा होता है और ठंड में कम, ऐसा माना जाता था। तो उसी के अनुसार क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि तोपों में नलियों में भरी कैलोरी, है ना, तोपों में छेद करने पर रिसाव होने लगता है और इस कारण नली गर्म हो जाती है, ऐसा माना जाता था। परंतु रमफोर्ड को यह बात जरा भी नहीं जची। उन्होंने कैलोरी सिद्धांत को परखने के लिए कई प्रयोग किए और पाया कि मात्र घर्षण से किसी धातु से बने उसमें बदलाव लाए, है ना। यानी मात्र घर्षण से किसी भी धातु से बिना उसमें बदलाव लाए ढेर सारी गर्मी पैदा की जा सकती है। किससे से? घर्षण से, यानी आपस में रगड़ने से, है ना। ये कौन सोच रहा है? रमफोर्ड, है ना। ये भी आपस में यदि किसी वस्तु को रगड़ा जाए, है ना, तो उसमें बिना उसमें कुछ बदलाव किए गर्मी पैदा कर सकते हैं। यानी जब दो वस्तु को जब घर्षण कराएं, है ना, रगड़े आपस में, तो गर्मी पैदा होता है ना। तो इस तरह गर्मी पैदा करने से धातु के द्रव्यमान पर, है ना, कोई असर नहीं पड़ता। इसी से उसका निष्कर्ष था कि तोपों में छेद करते समय गर्मी पैदा होने का असली स्रोत उस घोड़ों की ऊर्जा है जिनकी शक्ति से सुराख करने वाला यंत्र चलता है। यानी घोड़ों की ताकत ही घर्षण द्वारा गर्मी में परिवर्तन हो जाता है। सन 1798 में उनका दावा था कि उसमें कोई पदार्थ नहीं हो सकता बल्कि यह एक ऊर्जा है। न्यूटन भी इसी प्रकार के मत रखते थे। सन 1840-50 में जूल प्रयोग से भी यही साबित हुआ। उन्होंने यांत्रिक ऊर्जा और उसमें ऊर्जा की समतुल्यता को दर्शाया, जिनके बारे में आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यानी बच्चों, इससे ये सिद्ध हो गया कि कोई जैसे ठंड एक अदृश्य पदार्थ था, है ना, गर्म में, और इसी के अदला बदली के कारण कोई वस्तु ठंडी गर्म होता है ना। ये जो है भ्रम इससे टूट गया। ठीक है। यानी जो उसका सिद्धांत था, है ना, किसका? कैलोरी का सिद्धांत, वो इसमें गलत साबित हो गया, है ना। कोई अदृश्य पदार्थ नहीं होता है ना। उसको यदि हम किसी वस्तु को रगड़े और जिससे गर्मी पैदा होता है, हीट होता है ना, उत्पन्न होता है, उसी के कारण जो है वो कोई वस्तु गर्म होता है। आज हम जानते हैं कि उसमें कोई पदार्थ नहीं है बल्कि ऊर्जा है ना। उसमें कोई पदार्थ नहीं है, ये आपका कैलोरी के सिद्धांत को, है ना, गलत साबित करते, बल्कि वो क्या है? एक ऊर्जा है, जिस कारण तापमान में बदलाव होता है। ऊर्जा का वह प्रकार जिस कारण हमें वस्तु की गर्माहट का आभास होता है, उसमें ऊर्जा कहलाता है ना। ऊर्जा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाता है ना। ऊर्जा का जो प्रवाह है ना, रास्ता है ना, वो किधर जाता है बच्चों? उच्च ताप से निम्न की ओर। यानी जब दो वस्तु, जैसे एग्जांपल के मैं बता दूं, है ना, कोई जैसे आप लोग चाय को बता देते हैं ना, उदाहरण के रूप में, चाय या दूध है, उसको यदि ज़्यादा गर्म हो गया तो ठंड करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? ठंड पानी में रख देते हैं उसको, है ना। तो फिर वो दूध है वो धीरे धीरे ठंडा होता है और जो ठंड पानी है ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। यानी अधिक ताप,
अधिक उच्च ताप मतलब चाय का जो ताप है पानी की अपेक्षा ज़्यादा रहता है ना, या गर्म दूध की अपेक्षा पानी का तापमान कम रहता है। तो धीरे धीरे जो दूध है ना, दूध का जो ताप है वो कम होता है, यानी उसका जो ऊष्मा है किस में चला जाता है, ठंडे पानी में चला जाता है। यानी इससे क्या साबित हुआ कि जो ताप है वो अधिक से निम्न की ओर जाता है। ऊष्मा बढ़ने पर वस्तु का तापमान भी बढ़ जाता है ना, जबकि ऊष्मा घटने पर वस्तु का तापमान कम हो जाता है। जैसे गर्म ये दूध है ना, या चाय है, उसका जो ऊष्मा है बच्चों कम हो जाता है, यानी ठंड में चला जाता है, ठंडे पानी में, है ना। तो जैसे ही ऊष्मा चला गया वो क्या हो गया, तापमान कम हो जाता है, और ठंडे पानी का है ना जो ऊष्मा है वो बढ़ जाता है, क्योंकि गर्म वाला वस्तु से वो ऊष्मा जो है किस में चला गया, ठंड पानी में चला गया। तो ठंड पानी का वस्तु थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, यानी ऊष्मा उसमें चला गया, और उसमें चला गया तो उसका जो ताप है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। अर्थात कि वस्तु को ऊष्मा देने पर वस्तु जो है गर्म वस्तु का तापमान बढ़ जाता है, और यदि किसी वस्तु को ऊष्मा लेने पर उसका तापमान कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको ये ऊष्मा का जो पाठ है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों ऊष्मा का संचरण, यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान है ना कैसे जाता है। हमने देखा कि जिस प्रकार द्रव सदैव उच्च तल से नीचे तल की ओर बहता है, ऊष्मा का प्रभाव भी बच्चों सदैव उच्च से निम्न है ना ताप वाले वस्तुओं से होता है। तापांतर के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान है ना हो रही स्थानांतरण को ही ऊष्मा का संचरण कहते हैं, है ना। जैसे अभी मैं आप लोगों को बताया कि जैसे ठंड पानी है ना, और एक चाय की बात ले रहे थे, है ना। तो चाय, गर्म चाय है, तो जो गर्म चाय जो है धीरे धीरे क्या हो रहा था बच्चों, ठंड हो रहा था, और जो उसमें जिसमें हम रखे हैं गर्म चाय को पानी में, है ना, तो पानी धीरे धीरे क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था। तो वही ऊष्मा जो है गर्म से ठंडी में चला गया, तो इसी को बोला जाता है बच्चों, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया ऊष्मा, इसी को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। आपने कक्षा 9वीं में ध्वनि के बारे में पढ़ा है कि ध्वनि संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है ना, ऊष्मा को। ठीक है, ध्वनि पाठ में हमने 8वीं 9वीं में पढ़ा है कि ध्वनि को है ना एक जगह से दूसरी जगह यानी संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता था। आयु ऊष्मा संचरण के 3 जो है प्रकार है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो बच्चों ऊष्मा जो है तीन प्रकार से जो है संचरण करता है। चालन है ना, चालन द्वारा, पहला जो है वो चालन द्वारा है। तो चालन जो है ना, चालन के लिए हम ये इसको समझने के लिए एक छोटे से क्रियाकलाप है ना के द्वारा इसको समझना है। इसमें हमको सामग्री क्या चाहिए बच्चों, मोमबत्ती, लोहा, एल्यूमिनियम, कांच और सिरेमिक के समान लंबाई और मोटाई के छड़, कुछ ऑयल पेन। ठीक है बच्चों, इसमें डायरेक्ट समझा देता हूँ हम लोगों को। देखिए ये एक छड़ दिया है, इस छड़ को बीच से जो है एक धागे में हमने बांध दिया है ना। और यहाँ जो है क्या कर रहे हैं, दूसरे में आ में तो हमने बीच से धागा बांधा है, और ब में जो है इसके आजू बाजू में बांधा हुआ है ना। तो सभी छड़ बराबर दूरी पर मोम से आल पिन चिपकाई। देखिए ये जो मूल है ना, मोम से जो है आल पिन हमने क्या कर दिया, इसमें चिपका दिया। ठीक है, इसमें भी जो देखिए मोम से आल पिन चिपका हुआ है, और इधर हमने धागे से इसको बांध दिया है। अब इसको क्या करना है बच्चों, मोम से गर्म करें। देखिए एक आ वाले जो मोमबत्ती है उसको किनारे से गर्म कर रहे हैं, और ब वालों को बच्चों बीच से गर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है आगे देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों, सभी छड़ों के आल पिन गिरने का समय आपको नोट करना है ना। गर्म होगा, देखिए जब गर्म करेंगे तो वो छड़ के द्वारा मोमबत्ती जो ताप है ना, ऊष्मा है वो मोमबत्ती तक जाएगा, और मोमबत्ती पिघल जाएगा, है ना। पिघलने से क्या होगा बच्चों, आल पिन गिरने लगेगा। तो उसका समय को आपको नोट करना है कि कौन सा जो आल पिन है ना, उसको गिरने में है ना कितना समय लगा, या कौन सा पहले गिरा, है ना। क्या आप बता सकते हैं कि किस पदार्थ की छड़ का आल पिन सबसे पहले गिरा, है ना। अब एक छड़ में मोमबत्ती से आल पिन को इस प्रकार चिपकाएं कि बीच का स्थान खाली हो, है ना, और दोनों आल पिन समान दूरी पर चिपकाना है। चित्र ब की बात हो रहा है। अब छड़ को बीच में से गर्म करने पर क्या होगा, उसमें के संचरण की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे। तो चालन द्वारा उसमें पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा है ना अपना स्थान बिना छोड़े संचरित होता है। यानी ऊष्मा जो है
है ना, जहाँ पे है बच्चों, है ना, जैसे जहाँ पे वो स्थित है वहाँ स्थान छोड़े बिना ही वो आगे बढ़ते जाता है ना। आपने देखा होगा कि धातु के छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी शीघ्र गर्म हो जाता है ना। जैसे बच्चों आप लोग को देखा होगा, जैसे खाना पकाते समय जैसे मान लो, है ना, कलछुल है, उसको यदि बर्तन में छोड़ दें, है ना, जिस खाना पक रहा है उस बर्तन में छोड़ देगी, तो क्या होगा, थोड़ी देर में जो है आपका जो उसका चम्मच पकड़ने का जो वो है ना, जहाँ से पकड़ते हैं चम्मच को, वो भी जल्दी से गर्म हो जाता है ना। तो उसको कपड़े में पकड़ना पड़ता है। क्यों हुआ, वो बिना स्थान छोड़े जो है ना, गर्म जो जैसे खाना पक रहा था वहाँ से ऊष्मा जो है उसके डंठल में जल्दी से चला जाता है, इसीलिए चम्मच जो है या जो है ना कड़छुल है वो गर्म हो जाता है। तो इसी को बोल रहे हैं बच्चों की, है ना, गर्म पर दूसरा सिरा भी शीघ्र गर्म हो जाता है। गर्म होने पर छड़ के उस भाग के कणों में कंपनता आ जाती है और उसे उसमें ऊर्जा जो है बढ़ जाता है। कंपन करने वाले ये अणु अपने से आगे वाले अणुओं को ऊर्जा स्थानांतरित करता है। जैसे जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो है ना, अणुओं से, परमाणु से मिलकर बना होता है। तो इस छड़ का अणु क्या करता है बच्चों, है ना, एक अणु ये अपने पास के अणु को, है ना, वो ऊर्जा स्थानांतरित करते जाता है। तो ऐसे ऐसे पूरे छड़ का जो अणु है वो गर्म हो जाता है। ऐसा ठोस, है ना, ठोस में ऊष्मा का संचरण इसी प्रकार से संभव होता है। चालन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को ऊष्मीय चालकता कहते हैं। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऊष्मीय चालकता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता है: ऊष्मरोधी पदार्थ, कुचालक और चालक, है ना। ऊष्मरोधी मतलब ऊष्मरोधी से ही पता चल रहा है, ऊष्मा का विरोध करने वाला, है ना। जैसे यानी ऊष्मा का इसमें संचरण नहीं होता है। कुचालक यानी ऊष्मा का संचरण सरलता से नहीं होता है ना, जैसे लकड़ी है, भले गर्म होगा लेकिन बहुत ज़्यादा देर में होगा, इसलिए इसको कुचालक बोलते हैं। चालक यानी जिसमें ऊष्मा का संचरण आसानी से होने लगता है, जैसे पानी, जल है ना, धातु है ना। तो इस प्रकार का जो संचरण है बच्चों ठोस पदार्थ में होता है चालन के द्वारा, है ना। तो इस प्रकार जो है अब दूसरा हमने देखेंगे बच्चों संवहन, है ना, इसको वो कल देखेंगे, है ना। देखिए बच्चों इसमें आलपिन जो है देखिए किनारे में हमने गर्म किया, तो किनारे में गर्म किया तो ये वाला आलपिन गिर जाता है, पहला वाला, है ना। उसके बाद दूसरा वाला, यानी उसमें संचरण जो है शीघ्रता से जो है एक सिरे से दूसरे सिरे होता है ना। यहाँ पे देखिए दोनों ओर जो है हमने बीच को गर्म कर रहे हैं, तो दोनों ओर का जो आलपिन है ना एक साथ गिरने लगते हैं, यानी उसमें का जो संचरण है बच्चों सभी दिशा में समान रूप से होता है।